नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। अपनी मांगों को लेकर शंभू से लेकर खनौरी और टिकरी बॉर्डर्स पर किसान सरकार के साथ आर पार के मूड में हैं। बता दें कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन भी एक तरफ लगातार जारी है। शंभू खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में आज हरियाणा के हिसार, सोनीपत, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और अंबाला में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। वहीं 18 दिसंबर को रेल रोकने के आह्वान भी किया गया। प्रदेश के किसान संगठन लगातार समर्थन कर रहे हैं। इधर करनाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने भी बटोगे तो लुटोगे एक बड़ा नारा दे दिया। ऐसे में सवाल यह कि क्या किसानों के ट्रैक्टर मार्च का सरकार पर कोई असर पड़ेगा? क्या सरकार और किसानों के बीच कोई समाधान निकलेगा, या फिर राकेश टिकैत का यह नारा कितना रंग लाएगा? ये सवाल है। तो समर्थन में लगातार किसान अब हरियाणा के ट्रैक्टर मार्च पर उतर आए हैं। उधर राकेश टिकैत ने एक बड़ा नारा दिया, बटोगे तो लुटोगे, यानी कि एकता का आह्वान। क्या संदेश देता है? तमाम सवाल हैं। और सरकार के बीच और किसानों के बीच दोनों के बीच बातचीत है। क्या उसका कोई समाधान निकलेगा या आंदोलन यूं ही चलता रहेगा? अक्सर हम चर्चा करते रहे हैं कि किसान लगातार आंदोलनरत है, लेकिन उसके बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि वो किसी तरह से किसानों के साथ इस मामले पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं चाहती। जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा करने को लेकर सरकार की तरफ से स्टैंड क्लियर। अब सवाल है कि लगातार इस पर राजनीति हो रही है, दिन पर दिन सुगबुगाहट बढ़ती जा रही है। किसानों का आंदोलन किस करवट बैठेगा, उस आगे किस तरीके की रूपरेखा बनेगी, ये तमाम सवाल हैं। सरकार के साथ समाधान में क्या कुछ हल निकलेगा, ये भी सवाल बेहद अहम है। हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। मैदान में अन्ना हजारे और आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने पंजाब के किसानों के बॉर्डर पर अनशन और धरने के समर्थन में 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च के आह्वान पर पानीपत में डाहर टोल प्लाजा से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, जो 7 किलोमीटर दूर इसराना के एसडीएम दफ्तर पर पहुंचा। मार्च में ट्रैक्टर्स की अच्छी खासी संख्या थी। पानीपत में ट्रैक्टर मार्च का नेतृत्व पहलवान बजरंग पूनिया ने किया। बजरंग पूनिया अब पूरी तरह से सियासी रंग में रंगे नजर आते हैं। हालांकि उन्हें अभी सियासतदानों वाले दांव पेच सीखना बाकी है। लीजिए बजरंग पूनिया। उनकी तबीयत दिन पे दिन ढीली होती जा रही है, तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। किसानों की मांग जो है वो जायज़ मांग है, सिर्फ वो अपने फसलों की एमएसपी मांग रहे हैं। उसके बावजूद उनके ऊपर लाठी, आंसू गैस के गोले, ये चीज़ें उनकी आंखों में जहरीली गैसें छोड़ी जा रही हैं। वो देश का अन्नदाता। एक साइड तो सरकार बोल रही है कि हम किसानों के साथ हैं, और एक बात अलग मैं आपसे बता दूं, 2018 में अन्ना हजारे और माननीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन किया था। उस अनशन में तत्कालीन जो कृषि मंत्री थे राधा मोहन सिंह, उन्होंने लिखित में पत्र दिया था कि हम 3 महीने के अंदर इस देश में किसानों के लिए एमएसपी का गारंटी कानून बना के दे देंगे। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं, वो कहाँ है एमएसपी का गारंटी कानून? गौरतलब है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने भी एक स्लोगन देकर किसान आंदोलन को और गरमा दिया है। राकेश टिकैत ने करनाल में नारा दे दिया, बटोगे तो लुटोगे, यानी नहले पर दहला। देखना है कि सियासतदानों के इस तरह के गरमाते नारों के बीच किसान नेता राकेश टिकैत का किसानी नारा कितना असर दिखाता है। देखो, हमने ये कहा कि सारे लोग आपस में बातचीत करो, अलग अलग चलोगे। अगर बात तो आई है कि बटोगे तो लुटोगे, यही है, सबको इकट्ठा रहना पड़ेगा। गौरतलब है कि 16 दिसंबर को किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकल गया। अब 18 को भी रेल रोको के आह्वान का मकसद पंजाब के किसानों को समर्थन देकर सरकार पर दबाव बढ़ाना है। अब जैसे जैसे आंदोलन तेज हो रहा है और 21 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार खराब हो रही है, उससे तो लगता है कि स्थिति अब गंभीर हो रही है। ऐसे में सरकार की मुश्किलें अचानक से
बढ़ सकती हैं, क्योंकि राज या तो भय से चलता है या फिर प्रीत से। जहां भय काम ना करे वहां प्रीत करना ही बेहतर होता है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो अब सियासी असर लेता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी हमने देखा किसान आंदोलन पर लगातार सियासत देखने को मिली। देवेंद्र, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। किसानों का ट्रैक्टर मार्च, अब हरियाणा से भी समर्थन के संकेत, आखिर आंदोलन का रुख कहता क्या है? देखिए सौरभ, 10 महीने शंभू बॉर्डर पर हो चुके हैं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन पार्ट 2 10 महीने पूरे हो चुके हैं 3 दिन पहले, और 3 बार मर्जीवाड़ा जत्थे ने दिल्ली कूच की कोशिश की। 3 बार, तीनों बार ही अश्रु गैस और वाटर कैनन पुलिस से संघर्ष करके आखिर कदम पीछे हटाने पड़े। तो निराशा तो है देखो किसानों में जी। इतना लंबा टाइम बीत गया और सरकार कोई बातचीत का न्योता नहीं दे रही, सरकार कोई रास्ता नहीं दिखा रही कि आप इस रास्ते पर आओ, हम भी चल रहे हैं आपके साथ। लेकिन सरकार बिल्कुल भाव नहीं दे रही किसानों को। तो ये जो स्थिति है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता मेरे को सौरभ लग रही है, जगजीत सिंह डल्लेवाल 70 साल से ज्यादा उम्र है उनकी, कैंसर के मरीज हैं। मैं हैरान हूं कि 21 दिन तक कोई कैसे भूखा रह सकता है। अगर रह भी गए तो कब तक? अगर उनको कोई शारीरिक नुकसान, मेरे को लगता है कि अगर कुछ हो गया तो फिर सरकार के लिए बड़ी दिक्कत आने वाली है। क्योंकि किसान कौम एक ऐसी है, मैं बहुत करीब से जानता हूं। किसान आंदोलन पार्ट 1 जब चला था, 13 महीने सिंगो बॉर्डर पर बैठे थे, मैं बहुत बार गया, पंजाब के किसानों से, हरियाणा के किसानों से बात की। किसान एक ऐसी कौम है जो संघर्ष करती है, कसी उठा के कड़ी धूप में खेत में करती है, और बहुत मेहनत कश लोग होते हैं। और बड़ी बात यह कि पंजाब के लोग दिलेर भी बहुत होते हैं, बाकियों के मुकाबले दिलेर होते हैं, बहादुर होते हैं। और इसी पंजाब की धरती से सिख गुरु थे, एक के बाद एक, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, अपने बलिदान दिए। तो पंजाब के सिखों में मेरे को लगता है उनमें एक पीड़ा जरूर है, जिसको शायद महसूस नहीं किया जा रहा। और इतना लंबा आंदोलन हो गया है और उनकी बात नहीं सुनी जा रही। वो दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, उनको फिर लौटना पड़ता है, क्योंकि 101 किसान क्या कर पाएंगे? इतनी पुलिस फोर्स, संसाधन उनके पास है, कुछ भी वो कर सकते हैं। तो मतलब बहुत, जैसे मेरे को लगता है, बेबसी वाली स्थिति है। अब जब आंदोलन लंबा खिंच रहा है, सरकार बात नहीं करी, तो मेरे को लगता है पंजाब के किसानों का समर्थन देने के लिए, उनको उनका हौसले अफजाई के लिए अब बाकी जगह भी देखिए, कोई एक आपके दाएं या बाएं हो, वो कुछ शरारत करे, आपको असर नहीं होता। लेकिन जब चारों तरफ घेरा जाए, आपको चारों तरफ आपको नजर आए कि आपके खिलाफ लामबंदी हो रही है, तब मेरे को लगता है थोड़ा सा होश तो आना चाहिए। तो पंजाब के किसानों के प्रति अपनी हमदर्दी दिखाने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए, किसान की आवाज को बुलंद करने के लिए 16 तारीख को आज ये ट्रैक्टर मार्च निकले हैं। और जिस तरीके से राकेश टिकैत ने आज एक नया नारा दिया है, शायद ये जोश पैदा करेगा ये भी सियासतदानों में, जैसे आजकल नारे देकर इस तरह के वाल पलटवार हो रहे हैं। तो किसानों को भी इस तरह का जो नारा उन्होंने दिया है। और दूसरी बात, 18 तारीख रेल रोकने की बात है। पंजाब के किसान ये कह रहे हैं कि बाकी लोग करो, हम तो बैठे हैं इतने टाइम से, 10 महीने हो गए, पंजाब को छोड़कर रेल रोकी जाएगी। सवाल ये कि पंजाब में क्यों नहीं रहे? उनका ये कहना है कि अगर अनशन पे जो फ्रंट लाइनर है, जो किसान नेता है, अगर वो उठ जाएंगे, रेल रोकेंगे, तो फिर अनशन स्थल खाली हो जाएगा। उनकी शायद मंशा ये है कि हम यहाँ बैठे हैं, आप बाकी लोग सरकार पर दबाव बनाओ। तो सरकार पर दबाव बनाने और बढ़ाने की मंशा से ये सब हो रहा है, जो उनको चौतरफा समर्थन देने की कोशिश हो रही है। और मेरे को लगता है अब अगर 2-4 दिन और कुछ नहीं हुआ तो फिर गंभीरता से इस सारी स्थिति को लेना जरूरी है। ठीक है, मैं देवेंद्र लौटूंगा आपके पास। महेश, अब सवाल ये कि राकेश टिकैत का नारा, किसानों का ट्रैक्टर मार्च और नारा बटोगे तो लुटोगे, ये मैसेज देता है, क्या मैसेज देता है? सबसे पहले आपसे वो जानना चाहेंगे। एकजुटता की बात उन्होंने कही, साथ ही क्या आंदोलन को और धार देने के लिए राकेश टिकैत ने नारा दिया है? देखिए, अभी आंदोलन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सबसे बड़ी मजबूरी इन तमाम आंदोलनकारी किसानों की क्या है? वो है संख्या करीब करीब 1/10वां हिस्सा, यानी नौगुना जो क्षमता थी, नौगुना जो शक्ति थी, जो कि जनशक्ति थी, यानी आंदोलनकारियों की जो जनशक्ति थी, जो संख्या बल था, वो कम है। और यही सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त आंदोलनकारियों की बनी हुई है। और इसी का फायदा पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सुरक्षा बलों को इस वक्त मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर राकेश टिकैत पहुंचते हैं, वो ये बयान देते हैं कि बटोगे तो लूटोगे। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो किसान आंदोलनकारियों के आपस के बंटवारे की वजह से है।
सरकार से बातचीत दूसरे दौर का ये पूरा मामला है। सबसे पहले तो उन्हें अपनी क्षमता को एकत्रित करना है। यहां पर आंदोलनकारी किसानों के सिर्फ दो जो संगठन है, दो में से भी एक अभिमन्यु कुहाड़ का जो है उसकी आप थोड़ी सी एग्जिस्टेंस मान सकते हैं हरियाणा प्रदेश में। उसके अलावा दूसरा जो संगठन हरियाणा प्रदेश के आंदोलनकारी किसानों से इस आंदोलन में शामिल है, उसकी संख्या बेहद छोटी सी है। बड़ी सीमित संख्या के साथ वो इस आंदोलन में शामिल हैं। बाकी कहा जा सकता है कि 97% जो इस वक्त आंदोलनकारी किसान हैं वो पंजाब के किसान हैं, और पंजाब में भी एक धड़ा ही आंदोलन के लिए सामने आया है। बाकी लोग अभी एक तरीके से शांति की स्थिति में है। राकेश टिकैत को खुद ये सुनिश्चित करना है कि बटोगे तो लुटोगे। बटा कौन है? खुद राकेश टिकैत के संयुक्त किसान मोर्चा के संगठन इस वक्त बटे हुए हैं, जो कि आंदोलनकारी किसानों के साथ इस आंदोलन में अब तक भी शामिल नहीं हुए हैं। अगर ये संख्या जो मौजूदा संख्या 10 गुना तक पहुंच जाए आंदोलनकारी किसानों की, तो उसके बाद कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि जो आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली तक पहुंचने से रोक सके। भले ही कितने भी किसानों की जान इससे खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन जो तस्वीरें पहले देश ने देखी थी वो इस बार तस्वीर बदली इसलिए नजर आ रही है कि आंदोलनकारी किसानों की संख्या कम है। तस्वीर बदली इसलिए नजर आ रही है कि आंदोलनकारी संगठनों में से सिर्फ एक हिस्सा ही इस आंदोलन के लिए सामने आए हैं। जो आंदोलनकारी किसान अनशन पर इस वक्त बैठे हुए हैं, वो इस अनशन आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और राकेश टिकैत सरीखे नेता अब तक एकजुटता कायम नहीं कर पाए हैं। अगर राकेश टिकैत खुद ये आह्वान आज इसी मन से करते कि संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े जो बाकी संगठन है वो एकजुटता के साथ इस आंदोलन में शामिल हों, तो बात कुछ और होती। यहां पर एक तरीके से डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देने की कोशिश राकेश टिकैत की तरफ से की गई है। उसमें यह कहा गया कि जो आंदोलनकारी संगठन है वो बाकी संगठनों से बात करें, उनकी सहमति ले, वो अगर रजामंद होंगे तो फिर एकजुटता आएगी, उसी के बाद ये संघर्ष आगे बढ़ाया जा सकता है। वीरेंद्र जी, इस आंदोलन को देखकर प्रथम दृष्टया क्या नजर आ रहा है? जो संगठन है उसके विस्तार की बात की जा रही है, संख्या बल को बढ़ाने की बात पर तमाम किसान नेता जोर दे रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधि भी जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात कर चुके हैं। क्या कोई हल निकलता नजर आ रहा है इन सब के दरमियान? देखिए, हल की तरफ से सरकार अपने ढंग से प्रयास तो कर रही है, लेकिन क्या वास्तव में ये सकारात्मक रूप ले पाएंगे? अब देखिए, डल्लेवाल के जो आमरण अनशन है उससे सरकार की चिंता तो अवश्य है, और सभी राजनीतिक दल उनके प्रति समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। आज अभय सिंह चौटाला भी मिले हैं, किसान नेता जो भारतीय किसान यूनियन के हैं चौड़ने भी मिले हैं। तो मतलब उनके साथ तो सभी एकजुटता कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन की रूपरेखा को लेकर सब में मतभेद है। किसान संगठन एकजुट नहीं है, ये बात स्पष्ट दिखाई दे रही है। और ये बात है कि आंदोलन की जो बागडोर जिन लोगों के हाथ में है वो आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोग अभी आंदोलन के पक्ष में नहीं है, तो अलग अलग जो मतांतर है। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जो पंजाब के किसान हैं वो अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखिए, हरियाणा सरकार की अपनी बाध्यताएं हैं, विवशताएं हैं। हरियाणा सरकार नहीं चाहेगी कि ये आंदोलन दिल्ली की तरफ जाए, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि सरकार इस मामले पे गंभीर भी, ऐसी बात नहीं है कि सरकार इसको हल्के में ले रही है। सरकार के स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन आंदोलन को निपटाने का प्रयास किस स्तर पर हो? जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से है बातचीत नहीं कर रहे, उनसे नहीं हो रही, आंदोलनकारियों में अलग अलग रुख है। कोई आंदोलन किस दिशा में जाना चाहता है, कोई आंदोलनकारी कोई अलग बात करता है, तो सरकार किससे बात करे किससे बात ना करे, सरकार की अपनी दुविधा है। और आंदोलनकारियों का अपना एक अलग अलग रुख है। आंदोलन का जो है एक जो दिशा होती है वो भटक जाती है। अब डल्लेवाल जी के जो आमरण अनशन है वो सबकी चिंता का विषय है। उनके स्वास्थ्य को लेकर जो है सरकार भी काफी सतर्क है, और किसान संगठनों के अलावा राजनीतिक दलों की भी चिंता है। तो राजनीतिक दल के जितने भी प्रमुख लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, लेकिन इसका क्या हल निकलेगा ये सरकार के स्तर पर भी चिंता का विषय है। और आंदोलनकारी, क्योंकि आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर वो पीछे हटते हैं तो उनकी विश्वसनीयता और साख को ठेस पहुंचती है। 3 बार प्रयास किया गया दिल्ली कूच का, लेकिन सफलता नहीं मिली, इसलिए 18 तारीख को रेलों को आंदोलन का आह्वान किया गया। तो निश्चित रूप से ये आंदोलन का रूप जो है बदल सकता है, ये हिंसक भी हो सकता है। तो ये आंदोलनकारियों को भी चिंता का विषय होना चाहिए, और सरकार तो हर तरह से आंदोलन पर अंकुश लगाने के लिए अपने ढंग से प्रयास कर ही रही है। जी वीरेंद्र जी, एक सवाल बेहद अहम, वो सवाल ये कि जो ट्रैक्टर मार्च आज निकाला गया है हरियाणा में, केंद्र सरकार पर उसका कितना असर पड़ेगा? क्या कुछ देखते हैं? क्या जो ट्रैक्टर मार्च एक संकेत देता है कि अब किसान ट्रैक्टर से दलबल के साथ दिल्ली कूच करेंगे? देखिए, ट्रैक्टर मार्च जो है किसानों में जागरूकता लाने का प्रयास है।
जो अब अलग अलग शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, हरियाणा के अंदर पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी जी। तो आज ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से हरियाणा के किसानों में भी चेतना का संचार हुआ है और हरियाणा के किसानों को भी संदेश की अकेले पंजाब के किसानों की लड़ाई नहीं है, इसमें आपकी भी सहभागिता की जरूरत है। तो इस तरह अगर दिल्ली कूच के लिए अगर हरियाणा से भी अगर इस तरह का बल मिलेगा तो निश्चित रूप से सरकार के लिए समस्याएं खड़ी होंगी। और इससे बजरंग पूनिया ने आज नेतृत्व किया है तो उससे समझा जा सका कि किसान आंदोलन किस दिशा में जाने वाला है, क्योंकि आने वाला समय पर अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो आंदोलन की दिशा जो है और दशा जो है इस पर हम चिंता हो सकती है, ये कोई गंभीर रूप भी ले सकता है। तो सरकार को अपने स्तर पर भी इस मामले को निपटाने के लिए आगे पहल करनी चाहिए और आंदोलनकारियों को भी ये सोचना चाहिए कि जो उनकी वास्तविक मांगे हैं उसमें नई मांगे ना आए, क्योंकि नए नए संगठन आ जाते हैं, नई नई मांगे जुड़ जाती है। जो मांगे व्यवहारिक है और जो उनकी बातें जो पहले चल रही हैं उसी पर ही फोकस किया जाना चाहिए। अगर नई मांगे जुड़ती रहेंगी तो आंदोलन की जो दिशा है वो भटक जाएगी। बिल्कुल सही बात है। देवेंद्र, जो सरकार लगातार प्रयास कर रही है, किसानों को भी इसमें पूरी तरह से विचार करना होगा। जो मांगे हैं, जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने भी कहा, लेकिन सवाल एक बेहद अहम है। जो मांगे हैं किसानों की, वो एमएसपी को पर लीगल गारंटी की मांग है, मुआवजे की मांग है और अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण हुआ है कुछ एक राज्यों में, वहां पर भी मांग है। अब सवाल ये कि हरियाणा के कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार पूरी तरह से किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है, लगातार काम भी कर रही है। 24 फसलें जो है एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं, किसानों के हित में विधानसभा में 3 विधेयक भी लेकर आए, लगातार प्रतिबद्ध हैं, प्रतिबद्धता जता रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार को पंजाब में किसानों के हित में काम करना चाहिए और राज्यों की सरकार को भी कहीं ना कहीं सियासत छोड़कर किसानों के हित में काम करना चाहिए। वो प्रदेश स्तर पर तो दें, उसके बाद फिर केंद्र स्तर पर सरकार विचार करेगी। देखिए सौरभ, हरियाणा में किसानों की स्थिति वैसे कुछ हद तक ठीक है बाकी राज्यों के मुकाबले। अभी जैसे मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, दूसरी बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सरकार तीसरी बार बनी है, तो इन्होंने किसानों को बोनस भी दिया और कुछ इनको बोनस भी दिया है, कुछ एक्स्ट्रा इनके जो आउटस्टैंडिंग थी, कुछ पैसा रुका हुआ था फसलों के नुकसान का, वो भी रिलीज किया। किसानों को खुश करने की, मनाने की कोशिश है। हरियाणा के किसानों को मेरे को लगता है उतनी नहीं है, हालांकि डिमांड्स तो इनकी भी है। एमएसपी की लीगल गारंटी सबसे बड़ी मांग है। दूसरी, स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की है उसके अनुरूप वो सारी शर्तें मानी जाए, ये भी उसी से जुड़ा मसला है। एमएसपी की लीगल गारंटी तो ठीक है, लेकिन स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट में जो चीजें, किस फसल के लिए क्या क्या पैरामीटर्स, जो कंडीशंस लगाई हैं, जो सिफारिशें की है, सरकार वो भी माने। उसके अलावा मुआवजा, जैसे आजकल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं देश में, हाईवेज बन रहे हैं, रेल ट्रैक बन रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, सरकार के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं विकास कर रहे हैं, उसमें सरकार को जमीन चाहिए। जमीन अब है नहीं, किसान सियाना हो चुका है। एक वक्त था जब 20 साल पहले की बात करें, 15-20 साल, खेती की जमीन ऐसे मानी, लोग मिट्टी मानते थे 20-25 साल पहले, लेकिन मिट्टी अब सोना बन गई है। आप पूरे क्षेत्र में, खासतौर पे दिल्ली से चंडीगढ़, ये जो हरियाणा की बेल्ट है, जीटी रोड बेल्ट है, या दिल्ली से इधर आप मथुरा, आगरा की तरफ चले जाएं, जो दिल्ली के आसपास का एरिया है 100-150 किलोमीटर का, जमीन बहुत महंगी हो गई है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आ गई, कंपनी आ गई, तो किसान जागरूक हो गया है। किसान ये भी कह रहे हैं कि सरकार के पास पावर है किसी की जमीन अधिग्रहण की, लेकिन उसका जो मुआवजा मिलता है सरकार तय करती है, जबकि मार्केट के हिसाब से होना चाहिए। इसके अलावा कर्जा माफी की बात है, जो डीएपी खाद की कमी रहती है उसको पूरा किया जाए, बिजली के जो रेट रिवाइज किए हैं वो कम किए जाए, जो केस किसानों के खिलाफ पहले किसान आंदोलन में कुछ वापस हुए, कुछ रह गए हैं, जिनकी जाने गई उनको मुआवजा, इस तरह कुल मिलाकर एमएसपी समेत 13 मांगे हैं। लेकिन पंजाब के किसानों की दिक्कत अब ये है, ना तो उनकी उतनी संख्या है, हरियाणा और यूपी के किसान उतना साथ नहीं दे रहे। दूसरा, पिछली बार पंजाब के किसान जबरदस्ती घुस आए थे, बड़े बड़े पत्थर बैरिकेड क्रेनों से उठा के नहरों में फेंक दिए। अब वो हालात नहीं है, पुलिस की व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, संसाधन है, ऊपर सरकार का भी सपोर्ट है। और हरियाणा बार बार ये कह रहे मुख्यमंत्री के, पंजाब के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए हम तो ठीक कर रहे हैं। तो हरियाणा के किसानों को ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, लेकिन इनको सहानुभूति जरूर है। 18 तारीख का जो रेल रोको है, और दूसरा 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है किसानों के मसले को लेके। मेरे को लगता है ये 2 दिन के बाद असल स्थिति सामने आएगी कि आगे क्या होगा। ठीक है महेश, जो स्थिति मौजूदा है इसको देखकर इस आंदोलन की रूपरेखा के बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है? क्या यह आंदोलन बीते किसान आंदोलन की तरह लंबा खिंचेगा या कोई बीच का रास्ता ऑन टेबल निकलेगा?
देखिए, मुझे लगता है कि किसानों का ये पूरा मामला बेहद पेचीदा इस वक्त हो चुका है और यह भावनाओं के आधार पर फैसले किए जाने। मुझे लगता है कि आपका सवाल यह है कि क्या ये लंबा जाएगा या यहीं पर सीमित हो जाएगा, तो इसका जवाब यह है कि कोई भी ऐसी घटना अगर बीच में सामने आ जाती है जो कि भावनात्मक आवेग को पैदा करे, तो उसके बाद जो स्थिति है वो विस्फोटक हो सकती है। जिस तरीके से वीरेंद्र जी भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि किसी भी वक्त कोई खतरे की स्थिति इस आंदोलन में पैदा हो सकती है। खतरे की स्थिति क्या? अगर डल्लेवाल की जिंदगी को किसी भी तरह का खतरा पैदा हो जाता है तो फिर मुझे लगता है कि वो एक इमोशनल आउटबर्स्ट की स्थिति बनेगी और ना सिर्फ बल्कि पंजाब के किसानों के लिए बल्कि पूरे भारत के किसानों को उससे आंदोलित होने का जो खतरा है वो सामने आ सकता है। मुझे लगता है कि भावनात्मक आवेग, अगर पिछले आंदोलन को समझने की कोशिश की जाए तो 13 महीनों के किसान आंदोलन को सरकार एक तरीके से निपटा चुकी थी, वहां से खाली करवा चुकी थी आंदोलन स्थल को, लेकिन सिर्फ राकेश टिकैत के आंसुओं ने जो वीडियो कैमरों के जरिए, जो सोशल मीडिया के जरिए गांव गांव तक पहुंचा, उसके बाद जो आवेग हरियाणा प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों में देखने को मिला, हजारों की तादाद में जो ट्रैक्टर है वो दिल्ली पहुंच गए थे और उस पूरे आंदोलन को बचाने का काम किया था। अगर इमोशनल आउटबर्स्ट किसी भी परिस्थिति में इस आंदोलन में बीच में अगर होता है तो फिर परिस्थितियां पूरी तरह बदल जाएंगी, वरना जैसा मैंने जिक्र किया कि संख्या बल के लिहाज से अभी आंदोलनकारी किसानों की संख्या बेहद सीमित है, कमजोरी की स्थिति, और इस कमजोरी की स्थिति के साथ सरकार का, प्रशासन का और सुरक्षा बलों का मुकाबला ये आंदोलनकारी किसान नहीं कर सकते। इमोशनल आउटबर्स्ट अगर किसी भी परिस्थिति में पैदा होता है, इमोशनल आउटबर्स्ट यानी भावनात्मक आवेग की स्थिति में, फिर जो है स्थिति विस्फोटक हो सकती है और फिर जो है ये किसान आंदोलन की जो इंटेंसिटी है, जो अभी हम उसका वेग समझ पा रहे हैं, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और उसके बाद कह सकते हैं कि पिछले बार जो आंदोलन के दौरान तस्वीरें देखने को मिली थी वही तस्वीरें फिर सामने आ सकती हैं। अभी संख्या बल बेहद सीमित है, जिसकी वजह से एक कंट्रोल्ड एरिया में, एक सीमित क्षेत्र में इन आंदोलनकारी किसानों को थाम दिया गया है। बाकी संयुक्त किसान मोर्चा के संगठन अगर सक्रिय रूप से इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे तो यह आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा। विनेश फोगाट, हमने देखा कि कांग्रेस से विधायक बनी, उसके बाद वो पहुंची किसानों से मुलाकात करने। बजरंग पुनिया भी हम देख रहे हैं लगातार किसान संगठन से जुड़े रहे हैं, किसानों की मांगों को उठाते रहे। पानीपत में भी आज हमने देखा सियासत इस मामले में जमकर हो रही है। किसानों का हितैषी खुद को दिखाने की कोशिश भी बीते आंदोलन के दौरान जो देखा था हमने तस्वीर, वो फिर से देखने को मिल रही है। शॉर्ट में सर देखिए ये तो दिखाई देगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, किसानों की सहानुभूति लेने के लिए, उनको अपना सबसे बड़ा हमदर्द दिखाने के लिए सभी राजनीतिक दल प्रयास करते हैं। मतलब इसमें कोई भी दल अछूता नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष में होती तो भारतीय जनता पार्टी की भी भूमिका यही होती, लेकिन इस आंदोलन का नुकसान किसको हो रहा है? आम जनता पिस रही है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए बॉर्डर के ऊपर जो है जाम है तो जो आम आदमी वो प्रभावित हो रहा है, उसको घूमकर जाना पड़ता है, 1 घंटा अधिक समय लगता है, पेट्रोल की डीजल की ज्यादा खपत होती है, और अगर रेल रोको होगा तो इसका क्या, किसको नुकसान होगा? देखो सरकार के राजस्व में तो कमी आएगी लेकिन आम आदमी प्रभावित होगा। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि आप आंदोलन करें, आंदोलन करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इससे आम जन भी प्रभावित न हो, इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। बिल्कुल, बीच का रास्ता सरकार के बीच निकले, सरकार के साथ बातचीत हो और शांतिपूर्ण ये हल निकले, हम सभी चाहते हैं। किसान भी संवेदनशीलता के साथ काम करें, संवेदनहीनता को दरकिनार करें और ऑन टेबल आकर जो बातचीत है, जो मुद्दे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रखे जाएं। सरकार भी इस पूरे मामले पर बीच का रास्ता निकाले जिससे कि आम जन प्रभावित ना हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और यहां पर रुक रहे ब्रेक के लिए।